नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं जब दुल्हन बनकर ससुराल गई, तब मुझे किसी के रवैये के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। और वैसे भी घर में मुझे छोड़कर 3 ही लोग थे, एक मेरे पति रंजन और सास ससुर। मेरे ससुर अभी 50 साल के थे, लेकिन देखने में काफी हट्टा कट्टा लगते थे। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे ससुर का रवैया मुझे पसंद नहीं था। वह जब भी मुझे देखते तो उनकी नजरों में एक अजीब सा काशिश होता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो मुझसे कुछ चाहते हैं। मैं जब भी उनके बारे सोचती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। एक दिन जब मैं बाथरूम में नहा रही थी, तब उन्होंने वैसी हालत में ही मेरे साथ वे सब। मेरा नाम काव्या है और मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र अभी 21 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। घर में मैं पापा एक छोटी बहन थी। मैं एक गरीब परिवार से जरूर थी, लेकिन मैं बहुत ही तेज तर्रार थी। मेरी छोटी बहन मुझसे 4 साल छोटी थी। घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना जूट पता था। मेरी माँ बहुत पहले किसी बीमारी के वजह से इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे पापा दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, लेकिन उससे भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। मेरे पापा को चिंता मेरी शादी की होने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र भी हो रही थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे, तभी मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का अपने बाप का इकलौता बेटा था और उसके घर में लड़के के अलावा उसके माता पिता ही रहते थे। लड़के वालों ने कहा कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे पापा ने सोचा कि छोटा परिवार है, इसलिए वहाँ मेरी बेटी खुश रहेगी। वे फौरन ही शादी के लिए हाँ कर दिए। फिर 1 महीने बाद ही मेरी शादी रंजन से हो गई और मैं रंजन की दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। मैं बहुत खुश थी। मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे थे। मेरा पति रंजन भी मुझे पाकर बहुत ही खुश था। मेरा पति शहर में एक कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था, इसलिए ज्यादातर वह शहर में ही किराए का कमरा लेकर रहता था। वह महीने या 2 महीने में 2 दिन के लिए हम सबसे मिलने घर आ जाया करता था। मेरी पहली रात बहुत ही अच्छे से गुजरा था। रंजन को पाकर मुझे लग रहा था कि मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां मिल गई है। अगले दिन ही रंजन मुझे छोड़कर अपने ड्यूटी के लिए शहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि अगले ही महीने मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। मेरा यूं ही मायूस हो गया कि अभी नई शादी हुई है और आखिरकार शादी के 3 दिन बाद से ही मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन शादी के इस 3 दिनों में ही मैंने गौर किया था कि मेरे ससुर की नजर मेरे ही ऊपर होती थी, जो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि वो तो मेरे पिता समान थे। यही सोचकर मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया था। मेरे ससुर एक आश्रम चलाते थे, क्योंकि उनको लोगों का भलाई करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं तो ये सोचती थी कि जिसे लोगों का भलाई करना अच्छा लगता है, वह अपने बहू को इस नजर से क्यों देखते हैं। खैर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं पूरा दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी। पूरा दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। रंजन मुझसे कह कर गए थे, तुम माँ और पापा का ख्याल रखना, क्योंकि उनकी अब उम्र हो गई है। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं माँ और पिताजी दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ससुर जी आश्रम के लिए रोज दोपहर में करीब 2 बजे निकलते थे और रात को बहुत देर से वापस आते थे। आखिर आश्रम में ऐसा कौन सा काम होता था जो दोपहर से देर रात तक चलता था। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और अब मैं अपनी सास के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। मैं अपनी सास की सेवा करती, जिससे वह भी मुझसे बहुत खुश रहती थी।
उस घर में सबसे ज्यादा प्यार पति के बाद मेरी सास ही मुझसे करती थी। ससुर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका देखने का नजरिया मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह जब भी मुझे देखते थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी प्यास होती थी, जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। उनका इस तरह से देखने का नजरिया मुझे किसी उलझन में डाल देता था। लेकिन वे मेरे पिता समान ससुर थे, इसलिए मैं शक भी नहीं कर सकती थी। एक दिन दोपहर को मेरी सास ने कहा कि बहू मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, तो तुम वक्त पर खाना खा लेना। मैंने कहा जी माँ जी, मैं पहले घर का काम कर लूँ, फिर आराम से खाना खाऊंगी। उस वक्त मेरी सास तो बाहर चली गई, लेकिन मेरे ससुर घर में ही थे। मैंने घर का सारा काम किया और फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। घर में एक ही बाथरूम था, जिसमें एक छोटा सा रोशनदान दिया गया था। जब मैं बाथरूम में नहाने लगी तो मुझे किसी की परछाई दिखाई दी, जो उस रोशनदान से आ रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे नहाते हुए देख रहा हो। फिर मैंने सोचा कि घर में तो ससुर के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन मेरे ससुर ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो उनकी बेटी समान हूँ, हो सकता है कि ये मेरा वहम होगा। यही सब सोचकर मैं इस बात को दिमाग से झटक दिया। थोड़ी ही देर में मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो मेरे ससुर अपने कमरे ही में बैठे थे। फिर मुझे थोड़ा तसल्ली हुए कि शायद वो मेरा वहम ही था, क्योंकि ससुर जी तो अपने कमरे में हैं। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके कपड़े बदलने लगी। उस वक्त ससुर का आश्रम जाने का समय हो रहा था, इसलिए मैंने उनसे खाना खाने के लिए पूछ लिया। उन्होंने कहा कि हाँ खाना लगा दो, मुझे आश्रम के लिए निकलना है। मैंने उनके लिए खाना लगाया और फिर वो खाना खाकर आश्रम चले गए। लेकिन फिर मैंने वही बात महसूस किया कि जब मैं उनको खाना देने गई तो उनकी नजरें मेरी ही वजूद पर थी। यह सोचकर मेरे शरीर में एक अजीब सा डर जन्म लेने लगा। उस दिन के बाद से मैं जब भी ससुर के सामने जाती तो मैं अपना बदन को कपड़े से अच्छी तरह ढककर और नजरें झुकाकर ही जाती। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए कि कुछ लोग हमें घर पर आने लगे थे। जब सास ने पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो ससुर जी ने कहा कि ये आश्रम के रहने वाले हैं। इधर से ये गुजर रहे थे, मैंने ही इन लोगों को घर पर बुला लिया। ससुर ने कहा कि बहू जरा इन सब के लिए चाय बना दो। मैं किचन में चली गई और थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आई। मेरे ससुर और वे आश्रम के लोग कुछ बातें कर रहे थे, जो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन उन लोगों की नजरें मेरे बदन पर थी। मुझे महसूस हो रहा था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उनकी नजरें बेटी बहू के ऊपर नहीं होती है। कुछ देर में ही वे लोग हमारे घर से चले गए। तब मैंने अपनी सास से कहा कि ससुर जी कह दे कि ऐसे लोगों को घर में ना लाएं। मुझे इन लोगों के चरित्र पर शक होता है, क्योंकि ये लोग जिस तरह से देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग आश्रम में दूसरे का भलाई करते होंगे। मेरी बात सुनकर सास ने कहा, चुप कर, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, आश्रम में सभी लोगों का ख्याल रखते हैं और भलाई का काम करते हैं। वहाँ लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है और तुम इन लोगों पर शक करती है। मेरी बात पर मेरी सास ने विश्वास नहीं किया और मुझे ही चुप करा दिया। एक दिन मेरी सास ने कहा कि बहू, हमारे समाज के महिला मंडली 4 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। तुम अपना और घर का ध्यान रखना और वक्त पर अपने ससुर को भी खाना पीना दे दिया करना। सास के मुंह से इतना सुनना था कि मेरे वजूद में एक भयानक खौफ की लहर दौड़ गई। मैं अंदर से घबरा गया कि घर में मैं और ससुर अकेले कैसे रहेंगे। उनकी तो पहले से ही मुझ पर नजर है, जैसे कि मैं उनकी बहू नहीं बीवी हूँ। मैंने सास के फोन से अपने पति को फोन किया और घर आने को कहा।
मैंने रंजन से कहा कि आप 4-5 दिन के लिए घर आ जाए, क्योंकि आपकी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रही है। मैं घर में अकेले आपके पापा के साथ कैसे रह सकती हूँ? रंजन ने कहा कि काव्या, अभी ऑफिस में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे 15 दिन के बाद ही छुट्टी मिलेगी। मैंने रंजन से कहा कि आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम बेकार में ही डर रही हो, वो मेरे पिता है। तुम मेरे पापा के बारे ऐसा गलत कैसे सोचा सकती हो? शादी से पहले तुम अपने घर में अपने पापा के साथ रहती थी ना, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। मैंने कहा वो अलग बात थी, लेकिन आज कुछ अलग बात है। मेरे लाख कहने के बावजूद रंजन घर आने को तैयार नहीं हुए और उसने फोन काट दिया। अगले दिन सास अपनी महिला मंडली के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गई। अब घर में केवल मैं और ससुर ही थे। अब मैं कर भी क्या सकती थी? किसी तरह अपने आप को समझाया और घर के कामों में लग गई। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मैंने अपना कपड़ा खोलकर जैसे ही नहाने लगी, तभी मुझे फिर से वही परछाई महसूस हुई जो रोशनदान से आ रही थी। उस वक्त भी मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझे नहाते हुए झांक कर देख रहा है। मैं घबरा गई और जल्दी से नहाकर बाथरूम से बाहर निकल गई। बाथरूम से बाहर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे ससुर घर में नहीं है। उसके बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे से निकली तो ससुर के कमरे से मोबाइल बजने की आवाज सुनाई दिया। मैं उनके कमरे में गई तो देखा कि ससुर का फोन बाज रहा है। शायद वो अपना फोन कमरे में ही भूल गए थे। मैंने डरते हुए फोन उठाया और जो कुछ मैंने फोन पर सुना, उससे तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर मैं अपने ससुर का फोन चेक करने लगी। मैंने उनके फोन में जो फोटो और वीडियो देखा वो मेरे वजूद, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देने वाले थे। मुझे आभास होने लगा था कि मेरा वजूद किसी बड़े खतरे में है। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आखिर मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी बेटी समान बहू हूं। यह सब सोचते हुए अब मुझे अपने ससुर से नफरत होने लगी थी। मैं यही सोच रही थी कि काश इसी समय जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। शादी के वक्त उनका रवैया देखकर यही लगा था कि वह एक अच्छे इंसान है, लोगों का भलाई का काम करते हैं, लेकिन ये तो किसी वहसी दरिंदे की तरह है। एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होता है, लेकिन जब बात उसकी इज्जत को उछालने की होती है तो एक औरत यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मैंने तो सोचा कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनका ये राज पर्दाफाश करके ही रहूंगी। उसी वक्त मैंने नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी बात उस आश्रम और अपने ससुर के बारे बताई। पुलिस ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मेरी मदद करेंगे। मैं वहां से सीधे घर आ गई और चुपचाप अपने कमरे में सो गई। अगले दिन मैं उस वक्त का इंतजार करने लगी थी जब मेरे ससुर आश्रम के लिए निकलेंगे। काफी इंतजार के बाद वो वक्त भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही मेरे ससुर आश्रम के लिए निकले, उसके 1 घंटे बाद ही मैंने पुलिस को खबर कर दी। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस ने आश्रम में अपनी पूरी टीम के साथ दस्तक दी। जो वहां से भाग सकते थे वे तो भाग गए और बाकी के पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर थाने ले आया, जिसमें से एक मेरे ससुर जी भी थे। पुलिस ने मुझे भी उस वक्त थाना आने को कह दिया था, तो मैं भी वहां पर पहुंच गई। जब मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे गुस्से से घूरते हुए देखा, लेकिन उस वक्त मुझे इन सब बातों की कोई डर नहीं थी, क्योंकि पुलिस मेरे साथ थी। जब पुलिस ने शक्ति के साथ मेरे ससुर से पूछताछ करने लगी
तो उन्होंने बताया कि उनका एक बहुत बड़ा गैंग है जो उनके साथ काम करते हैं। दरअसल जिसे हम सब आश्रम समझ रहे थे वह कोई आश्रम नहीं था। मेरे ससुर ने बताया कि हम लोग अच्छी शक्ल और सुंदर लड़कियों को आश्रम में यह कहकर लाते हैं कि हम उन्हें अच्छा ज्ञान, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे जो उनके भविष्य में होने वाली परेशानियों से बाहर निकालेगा। उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करते थे जिससे वह यहाँ आने के लिए तैयार हो जाती थी। जब वे लोग वहाँ से जाने लगती थी तब उनमें से कुछ लड़कियों को किसी और बहाने से रोक लेते थे। फिर उनको एक तरह का शरबत बनाकर पिलाते थे जिसमें बेहोशी की दवा मिली होती थी। वह शरबत पीने के बाद वह बेहोश हो जाती थी और फिर उसके साथ गंदी फिल्में बना लेते थे। इस तरह की गंदी फिल्म से हम लोगों को बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी क्योंकि वह फिल्म को एक सीडी में डालकर बहुत बड़े बड़े आदमी तक पहुंचाते थे। अगर उनमें से कोई लड़की उनको पसंद आ जाती थी तो फिर उनको आश्रम बुला लिया जाता था और उस लड़की को वही वाला शरबत पिलाकर उसके पास भेज दिया जाता था। वह 1 घंटे या कभी कभी 2 घंटे तक उस लड़की के साथ गुजारते और फिर चले जाते। ऐसा करके हम लोग एक अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। तभी मैंने आगे बढ़कर कहा कि इन सब कामों के लिए किसी की नजर नहीं लगती। मैंने तो आपको बहुत पहले ही भांप लिया था कि जैसे आप दिखते हैं वैसे हैं नहीं। फिर मैंने पूछा कि जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो आपने मेरा फोटो और वीडियो क्यों लिया था? आपको अपनी बेटी समान बहू की ऐसी गंदी फोटो लेते हुए शर्म नहीं आई थी? फिर मेरे ससुर ने जो कुछ मुझे बताया उससे तो मेरी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े आदमी की नजर तुझ पे थी। यह बात तुम्हारी शादी से पहले की है। मैं जानता था कि तुम्हारे पिता बहुत गरीब हैं। एक गरीब के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होता है क्योंकि उसके पास इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता है। जब उस आदमी ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे साथ रात गुजरना चाहता है जिसके लिए वह मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, तब मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दिया और तुम्हारे बाप ने भी खुशी से इस शादी के लिए हाँ कर दिया क्योंकि मैंने उसे दिलासा दिलाया कि उसकी बेटी को मेरे घर में कोई कमी नहीं होगी। उस दिन जब तुम नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी एक फोटो और वीडियो लेकर उस आदमी के पास भेज दूं ताकि उसे थोड़ी तसल्ली मिल जाए। यह सुनना था कि मैं एकदम से चक्कर खाकर गिर पड़ी। मुझे अब समझ में आ चुका था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बच गई थी। मैंने फौरन ही अपने पति और सास को फोन करके इन सब के बारे में बताया तो उन्होंने ससुर के साथ सारा रिश्ता खत्म कर लिया। उधर पुलिस ने भी उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वादा कर लिया और ससुर के बाकी साथियों को गिरफ्तार करने में जुट गई। अब हमारा ससुर से कोई रिश्ता नहीं है। जिन्हें मैं अपने पिता समान ससुर समझती थी वही मेरे इज्जत के दलाल बन बैठे थे। किसी भी आदमी को इस तरह का घिनौना काम करने से 1000 बार सोचना चाहिए क्योंकि किसी की भी बहू बेटी की इज्जत उसकी जमा पूंजी से बढ़कर है। यदि घर वाले ही अपनी बहू और बेटी की इज्जत नीलाम करेंगे तो ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो कोई भी बहू या बेटी ना तो अपने ससुर पर भरोसा करेगी ना ही अपने बाप पर। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।